स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से बड़ी खबर है, निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार हो चुका है। चिरंजीवी, आरजीएचएस जैसी जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका डॉक्टरों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल प्रवर समिति की आज बैठक हुई जिसमें चर्चा भी की गई, लेकिन इसके बाद ये निर्णय डॉक्टर्स ने लिया है। पीएचएनएस के जो सचिव हैं डॉक्टर विजय कपूर, उन्होंने बयान जारी किया कि किसी भी सूरत में राइट टू हेल्थ बिल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल प्रभाव से निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाएं बंद की जा रही हैं। तो देखिए, प्रदेश भर को ये खबर हम बता रहे हैं और समझा भी देते हैं आसान शब्दों में। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं और इस उम्मीद में कर रहे हैं कि हो सकता है आपको वहां सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, तो फिलहाल वो स्थिति नहीं है। देखिए, ऐलान ये किया गया है डॉक्टर्स की ओर से कि चिरंजीवी, आरजीएचएस और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तत्काल प्रभाव से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सरकारी योजनाएं बंद की जा रही हैं। बयान आया है किसी भी सूरत में राइट टू हेल्थ बिल बर्दाश्त नहीं करेंगे। This 11th of February, across the state of Rajasthan, there was a complete 100% successful medical बंद, including emergencies, which is still continuing. और इस सक्सेसफुल बंद के साथ ही प्रवर समिति के इनविटेशन पर जो हमारे कुछ नुमाइंदे सरकार से बात करने गए थे, वहां से आने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सरकार की मंशा इस बिल को किसी भी सूरत में लाने की है। वो सिर्फ हमसे अमेंडमेंट्स या संशोधन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एज पर द डिसीजन ऑफ द जॉइंट एक्शन कमेटी टेकन अर्लियर एंड वी स्टिल स्टिक टू दैट स्टैंड, हमें राइट टू हेल्थ बिल किसी भी सूरत में विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान। और यदि सरकार इस बिल को विड्रॉ नहीं करती इन टोटैलिटी, तो इस एजिटेशन को और आगे स्ट्रांग किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। आज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी में डिस्कशन होने के बाद सर्वसम्मति से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि फ्रॉम now onwards with immediate effect, all the government schemes including चिरंजीवी and RGHS, समस्त सरकारी योजनाएं, चाहे चिरंजीवी हो, चाहे RGHS हो या कुछ और हो, इन सारी योजनाओं का संपूर्ण बहिष्कार, कंप्लीट बॉयकॉट विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम टुडे। और जयपुर से ही आपको खबर बता दें विरोध की। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार चल रहा है। स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज बंद का ऐलान किया। आज से कल तक चिकित्सा संस्थान बंद रहेंगे और इस बीच डॉक्टर्स लगातार राजधानी जयपुर में पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी डॉक्टर्स को अपना समर्थन दिया है। देखिए, सड़कों पर उतरकर रैली निकाली, जिसे डॉक्टर्स ने महारैली का नाम दिया, और सड़कों पर उतरकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए नारे लगाए। जिम्मेदार आंखें इनकी बात को देख पाए, इसके लिए तख्तियां लहराई और अपनी मांगों को बुलंद किया। अपने विरोध को सड़कों पर उतारकर सभी के बीच पहुंचने की कोशिश की। ऐसे कैमरा वहां, क्या है मामला? राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हैं, जहां पर चिकित्सक संघों द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। चिकित्सक संघों ने राइट टू हेल्थ बिल को काला कानून बताया है और इसमें संशोधन की मांग की है। हालांकि इस बिल को ही उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। हमारे साथ मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज क्यों आपको इस सड़क पर उतरना पड़ा, क्या मजबूरी रही? मजबूरी यही रही कि कदाचित सरकार ने हमारी सुनी नहीं। जब से ये बिल का जो प्रावधान सरकार ने रखा है, तब से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समस्त चिकित्सक संगठन सरकार को गाये बेगाये ये भेजते रहे हैं, हर तरह से मेल पे और हर तरह से उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की है कि जो आप ला रहे हैं इसका प्रारूप कदाचित बिल्कुल ही अनुचित है, पर वो नहीं सुना। आज इसलिए हमको इस रूप में आना पड़ा। प्रारूप क्या होना चाहिए आपके अनुसार? आपने कोई खाका सरकार को दिया, ब्लूप्रिंट दिया आपने? हमने बिल्कुल, हमारे को जब चिकित्सा वर्ग के कई सदस्यों को, जिसमें मैं भी था, हमको जब आमंत्रित किया था एक प्रवर समिति के गठन के एक दिन पहले ही हमको बुलाया गया था, पहली बार, आज से करीब 1 महीना पहले। उससे पहले कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी थी। फिर जब देखा कि चिकित्सक काफी आक्रोशित हो रहे हैं तो उन्होंने बुलाया। उसमें हमने पूरी
45 मिनट्स की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो सरकार के जो वहाँ पे अधिकारी थे, आला अधिकारी, उन सबको प्रेजेंट की और उन्होंने हमारी बात को सुना और माना कि हमने जो उनको बात रखी है बहुत सही है। फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जो ढंग की चीज आनी चाहिए वो सामने नहीं आ पा रही। स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है और आम नागरिक का अधिकार है, लेकिन पिछले साल 75 साल के फेल्योर पे सरकार ने अब एक ऐसा सगुपा लाके जो चुनावी स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम राजस्थान के निजी और सरकारी चिकित्सक ऑलरेडी 54 कानूनों से बंधे हुए हैं, 54 लाइसेंस समितियां हैं, 54 हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं, रिन्यूअल कराना पड़ता है। फिर ये 55वां कानून क्यों, जब हमने चिकित्सकों ने ओथ ले रखी है कि हमको इमरजेंसी में सेवा करनी। 55वें कानून की आप बात कर रहे हैं। सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कुछ जांच एजेंसियों ने जांच की है। कई निजी चिकित्सालय, कुछ निजी चिकित्सालय ऐसे हैं जो मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। दंडित करें, उनको चिन्हित करें, दंडित करें, लेकिन एक की वजह से 55,000 चिकित्सकों को शोषित नहीं करें आप। अगर कोई अपराधी है तो हम कहते हैं राजा उसको दंडित करने का अधिकार रखता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और जयपुर में तो आज बड़ा प्रदर्शन चल ही रहा है। इसके अलावा प्रदेश के कई शहरों में डॉक्टर्स ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उन्हीं में से कुछ तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई जिलों में डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला। सीकर, हनुमानगढ़, उदयपुर, टोंक और कोटपुतली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर डॉक्टर्स ने इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज कराया। और 4 तस्वीरें और देखिए आप, जयपुर, अलवर, कोटा और झुंझुनू की ये तस्वीरें। बात उदयपुर की, जहां जयपुर एसीबी ने डीएसपी जितेंद्र आंचलिया समेत 4 लोगों को मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश किया। एसआई रोशनलाल, रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली अन्य 3, कुल 4 लोगों की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने डीएसपी समेत 4 को सोमवार तक रिमांड पर भेजा। एसीबी की टीम सभी आरोपियों को सुबह करीब 10:20 पर मजिस्ट्रेट के निवास पर लेकर पहुंची। करीब 11 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सोमवार तक की रिमांड पर सौंपा। एसीबी की टीम रिमांड अवधि में एनआरआई की जमीन से जुड़े मामले में और तथ्य जुटाने की कोशिश करेगी। चारों जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें डीएसपी जितेंद्र आंचलिया हैं, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल है और 2 अन्य जो कि रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली हैं, उन चारों को इस समय क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया जा रहा है। और प्रतापनगर इलाके में जो विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण क्रम 1 के न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा हैं, उनके सामने इस समय चारों आरोपियों की जो है वो पेशी चल रही है। एसीबी ने कल देर रात चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद में जो पूरे दस्तावेज तैयार किए गए उसके आधार पर कोर्ट में अब जो है वो पेश किया गया है। मुख्य रूप से जो एसीबी है अभी चारों आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी, कोशिश करेगी कि वे जो कंटेंट उनके पास में है, जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों के आधार पर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी दलील रखें और डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल सहित सभी को रिमांड पर जो है वो लिया जा सके, क्योंकि अभी इनसे और भी कई सारी पूछताछ एसीबी को करनी बाकी है। देखिए, एनआरआई से ये पूरा जुड़ा हुआ जो मामला है वो सामने आया था और आप देखिए कि हम इस समय मजिस्ट्रेट के घर के बाहर मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां पर इस समय आरोपियों की जो है पेशी चल रही है। इस समय मजिस्ट्रेट के घर के अंदर जो सभी जो गिरफ्तार किए गए 4 लोग हैं वो इस समय अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बाहर एसीबी की टीम के जो सदस्य हैं वो इस समय मौजूद हैं और जो एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम यहाँ पर आई थी, वे जो है उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था और कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही लगातार 5 जगहों पर कल दबिश दी गई और दबिश देने के साथ जो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई उसमें जितेंद्र आंचलिया जो है सबसे पहले उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी की गई। जितेंद्र आंचलिया की गिरफ्तारी के बाद में जो सब इंस्पेक्टर थे रोशन लाल, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रोशन लाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया और जो रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली जिनके नाम सामने आए थे कि इन लोगों ने पूरे स्क्रिप्ट जो है वो फर्जी तरीके से स्क्रिप्ट जो रची थी वो इसमें रमेश राठौड़ और इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ये बिचौलिए के रूप में थे। जो परिवादी को जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे उन फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से डराने के रूप में ये लोग शामिल रहे, इसी जानकारियां सामने आ रही है। तो इसी वजह से इन 4 लोगों को
गिरफ्तार किया गया है। इस समय कोर्ट के अंदर जो है वो पेशी चल रही है, लगातार जो आरोपी है उनको पेश किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट के सामने जो दलीलें हैं वो देने की कोशिश की जा रही है कि आरोपियों को क्यों रिमांड पर लिया जाए, किस तरह से जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, किन जानकारियां जो है वो एसीबी के सामने थी, कौन कौन से सबूत एसीबी के पास आए थे, वो सारे जो है उनके दस्तावेज तैयार किए गए और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जो एसीबी की टीम जो है वो इन चारों को गिरफ्तार कर पाई और इस समय न्यायालय के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने चारों आरोपी जो है वो मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि इन्हें अपने दलीलों के मार्फत फिर से रिमांड पर लिया जा सके और रिमांड पर लेने के बाद में इनसे और भी ज्यादा जो है पूछताछ जो है वो की जाएगी। महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि कितना बड़ा ये मामला है। आसिफ 1,83,00,000 रुपए में ये जो परिवादी है कुवैत का रहने वाला नीरज पुरबिया, उसे अपनी ही जमीन को 1,83,00,000 रुपए देकर लवलीना जो कि उसके छोटे भाई, मृतक छोटे भाई की पत्नी थी, उससे और ये जो दूसरे जो नाम सामने आ रहे हैं जिसमें अंकित मेवाड़ा, रमेश राठौड़, मनोज श्रीमाली, इन लोगों से अपनी ही जमीन को खरीदना पड़ा और उसके एवज में एक बार फिर 1,83,00,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौसा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में विशाल पंडाल बनाया गया है, 4 डोम लगाए गए हैं, 9 हेलीपैड तैयार हुए हैं, करीब 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। धनावड़ रेस्ट एरिया में तैयारियों का जायजा लिया सहयोगी आशीष शर्मा ने। दौसा आने वाले हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण का यह उद्घाटन होगा। हरियाणा के सोना से दौसा के बड़कापाड़ा तक कल का जो ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा और उसी की तैयारियां यहां अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहले ये मंच की तस्वीर देख सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये मंच लगाया जा रहा है। मंच पर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय बचा है और कल यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह पुलिस सुरक्षा यहाँ पर, ये जो सभा स्थल है इसको सुरक्षा घेरे में लिया गया है। एसपीजी ने सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है। राजस्थान पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और सामने जो आप सीटिंग व्यवस्था देख सकते हो, ये आम पब्लिक के लिए सीटिंग व्यवस्था है। करीब 70,000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, 4 डोम लगाए गए हैं और डोम के अलावा भी जो उधर दोनों तरफ जगह बनाई गई है ताकि लोग खड़े होकर और बैठकर भी इस कार्यक्रम को देख सके। सामने एक्सप्रेसवे पर भी लोग खड़े हो सकते हैं। पहले एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। ऐसे में लोग वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। करीब 2 लाख लोगों की भीड़ आने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान की बीजेपी पूरी तैयारियां कर रही है। छोटे से छोटा बीजेपी का कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहा है और इस एक्सप्रेसवे की जो जनसभा हो रही है इसके उद्घाटन की, उसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और जोधपुर से बड़ी खबर है, रंगदारी वसूली के लिए युवक को धमकी दी गई। क्रिकेट एकेडमी बनाने वाले से 80 लाख की रंगदारी मांगी गई। जब उसने ये रंगदारी नहीं दी तो उसे डराने के लिए 2 कारें तोड़ दी गई जेसीबी से। देखिए, जेसीबी से गड्ढा खोदा गया और इन कारों को उसमें दफना दिया। पीड़ित डर गया। पीड़ित ने थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। खबर भीलवाड़ा से। शाहपुरा भीलवाड़ा मेगा हाईवे रोड पर तेल का एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और इसके बाद क्या कुछ हुआ वो कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होगा। दरअसल तेल का ये टैंकर अनियंत्रित हुआ और पलटा और उसके बाद तेल सड़क पर बहने लगा, लेकिन वहां लोगों की तुरंत ही भीड़ लगी और लोगों को ये एक मौका लगा तेल लूटने का। देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। लोग एक एक कर पहुंचते चले गए, हाथों में बर्तन ले लेकर, और जो सड़क पर तेल बह रहा था उसे लूटने की होड़ सी मच गई। सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। इधर भाजपा पीएम की जनसभा को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। दौसा के धनावड़ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान धनावड़ में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे भाजपा नेताओं से बात की सहयोगी आशीष ने।
नरेंद्र मोदी दौसा आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी अब बागडोर संभाल ली है और सभा स्थल पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या तैयारियां हैं, कितने लोग आएंगे और किस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है? कल 1 बजे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस रोड पे इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन यहाँ से दौसा से लेकर के और फिर दिल्ली सोहाना तक की सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जिसकी कल्पना करते थे ऐसी रोड का एक्सप्रेस वे का उद्घाटन यहाँ होने वाला है। जबरदस्त उत्साह दौसा और आसपास के जिलों में जहाँ जहाँ से सड़क निकलने वाली है। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इस बात के गवाह बनेंगे कि जिसकी कल्पना कभी करते थे कि विदेशों में जैसी सड़कें होती हैं, जैसी सुविधा होती हैं, देश में भी ऐसी सड़कें बन रही हैं, इस तरह की सुविधा की सड़कें बन रही हैं, उसके गवाह बनने का काम होंगे। इसके नाते से प्रारंभिक तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह लगे हुए हैं और ये संदेश देने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को 1 बजे आने वाले हैं, तो सब वाहनों से, पैदल, मोटरसाइकिल, इन सब से लोग यहाँ आने वाले हैं। लाखों की संख्या में आएंगे। मैं समझता हूँ कि चाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ इस रोड को भी देखने का है, क्योंकि ऐसा रोड मैं भी पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पर रेस्ट एरिया पर जहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल की व्यवस्था है, जहाँ ड्राइवर कंडक्टर्स की रहने की व्यवस्था है, सब पेट्रोल डीजल की व्यवस्था है, सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ है। निश्चित रूप से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह एक्सप्रेसवे है और इसका उद्घाटन कल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता तक हर कोई जमीन पर स्तर पर प्रयास कर रहा है और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। खबर जयपुर से। मोबाइल ऐप से स्टाम्प बिक्री के फैसले का विरोध किया गया। राजस्थान लाइसेंस्ड स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन की ओर से विरोध हुआ। मामले में बताया गया कि राज्य सरकार ने पूर्व में एसोसिएशन को आश्वस्त किया था कि राज्य में फिजिकल स्टाम्प की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन सरकार द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद भी फिजिकल स्टाम्प की आपूर्ति तो बंद कर दी गई। मौके पर इन स्टाम्प वेंडर्स की समस्या को जानने की कोशिश की संवाददाता अरबाज अहमद ने। में स्टाम्प की बिक्री मोबाइल ऐप के जरिए करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद में राजस्थान के तमाम जो स्टाम्प वेंडर्स हैं वो इसके विरोध में उतर गए हैं। राजधानी जयपुर में जो स्टाम्प वेंडर्स की राजस्थान की एसोसिएशन है उसने विरोध प्रकट किया है। बातचीत करते हैं, क्या आप विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये एक संस्था विशेष स्टॉक होल्डिंग कंपनी जो कि अब तक नहीं चल पाई, उसने सारे प्रयास किए, राज्य का खजाना लुटवाया और वो भी सैकड़ों लाख रुपए लुटाने के बाद में नहीं चली, तो सरकार ने ये फैसला लिया कि ये स्टैंप वेंडर जो है स्टैंप मोबाइल ऐप के द्वारा बेचें। इस प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 मिनट एक व्यक्ति के अंदर उसमें लगता है, जो कि 4 जिलों में राजस्थान में शुरू किया गया। सीकर, हनुमानगढ़, उदयपुर और जोधपुर। इसको पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। वो पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल नजर होता हुआ आया, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में लगभग स्टाम्प वेंडर जो है पूरे 20,000 हैं। 20,000 पे से 1 लाख लोग व्यक्ति जो इस पे आधारित हैं और इस तरीके से इनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग 15,000 वेंडर तहसील, उप तहसील और गाँवों में है। क्या कह रहे हैं आप? हर आदमी मोबाइल, जो पुराने आदमी है वो मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल चलाने में असमर्थ है, तो उससे ओटीपी कैसे लेंगे, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है तकनीक अभी उस लेवल की नहीं है कि भाई स्टाम्प को इसके जरिए बेचा जाए? आप देख सकते हैं कि करीब 12 करोड़ का रोजाना का बता रहे हैं कि स्टाम्प बिक्री से राजस्व होता है राजस्थान सरकार को। अगर ये लोग आंदोलन पे उतरे तो वो नुकसान होगा। मोबाइल ऐप के जरिए ये लोग नहीं चाहते कि स्टाम्प की बिक्री हो। तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध की शुरुआत जयपुर से की गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि राज्य सरकार इनकी मांग पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। कल पेश हुए प्रदेश के बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी। कहा, सीएम गहलोत की ओर से पेश किया गया बजट चहुमुखी विकास वाला है। साथ ही कहा कि बजट में महंगाई के खिलाफ कई प्रावधान हैं। बजट को लेकर कृषि मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जो बजट पेश किया है, इस बजट में प्रदेश के विकास को किस तरीके से दशा और क्या नई दिशा इसमें देने की कोशिश की गई है, हम कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से सीधी बात करेंगे कि जो बजट पेश किया गया है किस तरह का बजट है, किस तरीके से उसमें जो कांग्रेस की जो नीतियां थी, चाहे वो महंगाई के खिलाफ आंदोलन चलाए थे, उनको किस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की गई है, ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि और किसान को किस तरीके से लाभ देने की कोशिश की। देखिए राकेश जी, ये बात सही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दूसरी बार विधानसभा में कृषि बजट अलग से पेश किया है और किसान को उम्मीद भी थी। गत वर्ष भी कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए। सीधा चलेंगे जोधपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से मुखातिब हैं। आइए सीधे चलते हैं। विश्व गुजरा है, उसके दर्द को हम सब ने साथ मिलकर के साझा किया है। लेकिन दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड का जिस साहस के साथ में और जिस दूरदृष्टिपूर्ण सोच के साथ में सामना किया, आज दुनिया की एकमात्र इकोनॉमी है जिसने प्री कोविड बेंचमार्क्स जितने भी थे, चाहे किसी भी पैरामीटर पर हम देखें, निर्यात की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से या टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से, किसी भी जो है आर्थिक गतिविधियों को मापने के 3 पैमाने हो सकते हैं। उन तीनों दृष्टिकोण से दुनिया में एकमात्र बड़ी इकोनॉमी भारत की है जिसने रिकवर करके नए बेंचमार्क्स जो हैं पोस्ट कोविड वापस क्रिएट किए। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन का परिणाम। जब किसी भी समय अर्थव्यवस्था में संकट आता है या अर्थव्यवस्था में गतिरोध आता है, रुकावट आती है, कमजोरी आती है, तो सरकार को निवेश करना होता है। पिछले सालों की तरह ही इस बार भी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जाने वाले निवेश, जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, उसको और अधिक बढ़ा करके आजाद भारत में पहली बार डबल डिजिट में परिवर्तित किया है। जहां पिछली बार लगभग 7 लाख करोड़ से कुछ कम था, उससे पिछले साल 5 लाख करोड़ था। इस बार सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, ऐसा कमिटमेंट देश के सामने प्रदर्शित किया। बजट में समावेशी विकास हो, अंतिम व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचे, जो माननीय मोदी जी का कमिटमेंट 2014 से निरंतर रहा है, बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखे हुए, बिना किसी धार्मिक मान्यता को देखे हुए, बिना किसी भौगोलिक बाध्यता को देखे हुए, केवल और केवल एक लक्ष्य, जो कोई भी अधिकारी है उसे लाभ मिलना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उनकी लास्ट माइल डिलीवरी को एक बार फिर सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचे को और अधिक। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।